गुड डे दोस्तों। मैं वापस आ गया हूँ अपना नेक्स्ट पार्ट लेके। हाउ टू स्ट्रक्चर एनी एमबीए पीपीए प्रोजेक्ट प्रॉपरली। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा आगे और सारे पार्ट बनाने के लिए, जिसमें हम एक एक चीज़ समझेंगे कि प्रोजेक्ट लिखते कैसे हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस पार्ट में आपको एक थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहूँगा। इवन आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट मैं रिव्यू करूं, तो आप सेंड कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे सेंड किया, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, और आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि एक प्रोजेक्ट लिखते कैसे हैं। हालांकि मैं भी लिख के दिखाऊंगा, बट आपको लग रहा है कि आपको रिव्यू करूं, तो आप भेज सकते हैं मुझे मेल एट mbacollegeproject@gmail.com। कैप्स या स्मॉल जैसे भी लिखना है आप मेल आईडी लिख सकते हैं। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, एंड इफ यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, दैट विल बी गुड फॉर अस। एंड आप पार्ट 1 देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सो कल लाइक लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था बहुत सारी चीजें, ठीक है। और जस्ट एक मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या कवर किया था हमने, कि व्हाट दिस लाइब्रेरी विल कवर, हम क्या करने वाले हैं, क्या हम कवर करेंगे। किसको फॉलो करना चाहिए इस सीरीज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो सीरियस बच्चे हैं वही इसको फॉलो करें। वाई मोस्ट एमबीए प्रोजेक्ट लूज मार्क्स। सो बेसिकली, जैसा मैंने कल भी हाईलाइट किया था, स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्ट्रक्चर होने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रोजेक्ट में, और उसको होने के लिए क्या करना चाहिए मैं उस पर भी बात करूंगा। जैसे कल मैंने बात किया था वैसे ही आज भी हम आगे की बात करेंगे। देन एग्जामिनर्स एक्चुअली इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो मैंने कल बताया था कि क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके अलाइनमेंट होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, जो डेटा एनालिसिस है उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन होना चाहिए। देन मैंने आपको एक बताया था कि प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो क्या होता है यूजुअली। सो कल एक और चीज हाईलाइट किया था कि कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस में क्या अंतर होता है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं पार्ट 1 में। कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको समझाया था कि कंक्लूजन रिकमेंडेशन में अंतर क्या होता है। हालांकि मैं आगे चल के हर एक टॉपिक पे वीडियो मैं बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं। देन जो कल हम यहाँ पे बंद किए थे, वहां से हम वापस से स्टार्ट करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कोर सेक्शंस। सो हमने देखा वहां पे 14 सेक्शंस थे। हम एक एक सेक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसमें। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट सेक्शन पहले हम डीपली समझते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को सबसे ज्यादा, जो अगर देखे स्टूडेंट, वो लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं बैकग्राउंड लिख दो, हो गया। बट एक्चुअली देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें से चार चीजें क्लियरली होनी चाहिए। पहला तो इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस इंडस्ट्री या सेक्टर में आपकी स्टडी है। रीडर को कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। आप डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रैंडम चीज से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया के अंदर क्या, ठीक है, किसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, या फिर आपके अंदर ये आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे क्यों आए। ऐसा क्या था आपने देखा, मान लो आपकी सोसाइटी में, या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं जिसपे आपने पहले देखा कि हाँ ये सॉल्व करनी जरूरी है। तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी पड़ेगी। सेकंड, प्रॉब्लम एरिया। कौन सी प्रॉब्लम आप जो सॉल्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। और ये वीक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, टू ब्रॉड है, टू ब्रॉड। इम्पैक्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग ऑन परचेज डिसीजंस ऑफ जेनजी कंज्यूमर्स इन टीयर 2 सिटीज। आप देख रहे हो, जैसे मैंने बोला, इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग ऑन परचेज डिसीजंस ऑफ जेनजी कंज्यूमर्स इन टीयर 2 सिटीज। पहले तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे मैंने बोला, फिर उसके बाद परचेज डिसीजन बोला, किसका, जेनजी कंज्यूमर्स का, कहाँ पे, टीयर 2 सिटीज के लिए। आपको ये स्पेसिफिक ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप
एक लाइन लिखे आई वांटेड टू लाइक एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फिर आप सेकेंड लाइन लिख रहे हैं परचेज डिसीजन, थर्ड लाइन लिख रहे हैं जेनजी कंज्यूमर्स, फिर फोर्थ लाइन लिख रहे हैं आप टीयर टू सिटीज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी एक लाइन में लिखी होनी चाहिए, मतलब एक ही पैराग्राफ में या फिर एक ही स्टेटमेंट में। सो बेसिकली आपको पॉइंटर्स नहीं लिखने होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, आपको एक लाइन में बताना होता है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सॉल्व कर रहे हैं। और हर एक प्रोजेक्ट की अगर देखें तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, एक ही गोल होता है जो आपको सॉल्व करना होता है, उसके अंदर में भी सब प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो आपको वो सब प्रॉब्लम्स बाद में डिफाइन करने हैं, लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पहले डिफाइन करना होता है। मे बी आप हाइपोथेसिस आगे चल के डिफाइन करेंगे, बट हम उस पे बहुत बाद में आएंगे। अभी हम आज एक बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती हैं, कैसे लिखनी होती हैं, डेटा एनालिसिस में एसपीएसएस क्या होता है, या अलग अलग तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम उस पे भी बात करेंगे आगे चल के वीडियोज में, बट अभी हम एक बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देन थर्ड होता है रिसर्च की इंपॉर्टेंस। सो रिसर्च इंपॉर्टेंस मीन्स क्यों ये स्टडी अभी रिलेवेंट है। भाई आप अगर अभी देखोगे कि इम्पैक्ट ऑफ फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल पेपर में न्यूज़पेपर में जो आप मार्केटिंग करते थे, आप जो है एड्स देते थे, ठीक है, वो अभी रेलेवेंट नहीं रही। अभी एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आज मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एक अलग ही एरिया है। मार्केटिंग किसको कहते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, दोनों में एक फर्क होता है। वो हम एक वीडियो वो भी कवर करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सो अभी आप जैसे एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, में भी आपको लग रहा होगा कि मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट सब एक ही पार्ट है, नहीं है। तो हम उस पर भी आगे चल के चीजें क्लियर क्लियर करेंगे। एंड है कि कुछ मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जो आपको लग रहा है कि मुझे सिंपल शब्दों में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं, तो आप मुझे मेल आईडी पे मेरे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी कवर कर दूंगा। दिन फोर्थ, स्कोप ऑफ द स्टडी। आपकी स्टडी कहाँ तक जाती है, क्या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहाँ तक चीजें कवर हो रही हैं और कहाँ नहीं, लिमिटेशंस पहले डिफाइन होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो स्कोप ऑफ द स्टडी में वो प्रॉपर रिसर्च लिखा होना चाहिए कि फॉर जिंसी कंज्यूमर्स ओनली हु यूजेस सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम तो आपका इंस्टाग्राम वहां मेंशन होना चाहिए। फॉर फॉर टीयर टू सिटीज। सो आपको ये क्लियरली स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, तो वो चीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब आप आते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। ये सेक्शन मैंने पहले भी लास्ट वीडियो भी बहुत हाईलाइट किया था। ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। लोगों को लगता है या स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉपी करो पेस्ट करो और डन, कहीं से मतलब कुछ भी आपने लिटरेचर रिव्यू का लिया कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। लिटरेचर रिव्यू का पर्पस कॉपी पेस्ट करना नहीं है, इसका पर्पस है शो करना कि आपने एग्जिस्टिंग रिसर्च पढ़ी है और रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर आपने एग्जिस्टिंग स्टडीज में पढ़ा है तो एग्जिस्टिंग स्टडीज में क्या नहीं हुआ येट, जैसे मैंने कल भी बताया था, तो आपकी स्टडी क्या वो गैप फिल करती है। अगर वो कर रही है तो फिर थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क सेट करना होता है अपने को। फ्रेमवर्क मतलब आप क्या करने वाले हो, कैसे करोगे, या फिर जो भी है हम एक एक करके उस पर आगे चल के बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि हाँ आपने ये गैप आइडेंटिफाई किया है एंड आप ये गैप आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना चाह रहे हो। तो जो कॉन्सेप्ट और थ्योरीज आपकी स्टडी में यूज हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा, जस्टिफाई करना आपकी स्टडी का एग्जिस्टेंस। तो ये रिसर्च स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन इस एंगल से नहीं हुई है, इसलिए मेरी स्टडी रेलेवेंट है। समझ रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मे बी टीयर वन में हुई है बट टीयर थ्री में नहीं हुई है या रूरल एरियाज में नहीं हुई है, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, वो गैप फाइंड करके वो बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आप वर्क करोगे जो आपने गैप फाइंड किया है। और अगर आप इन चारों पॉइंट्स को क्लियरली कवर करते हैं तो आपका लिटरेचर रिव्यू जेन्युइनली स्ट्रांग होगा, फिर आपको एग्जामिनर मार्क्स कट नहीं कर सकता। इवन आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको स्ट्रक्चर मिलती है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा जाएगा,
या आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये गैप है और आप इस पे हाईलाइट करने वाले हो, आगे चल के आप इस पे वर्क करोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के बाद आता है रिसर्च मेथोलॉजी सेक्शन। ये प्रोजेक्ट का ना टेक्निकल हार्ट होता है। यही बताता है कि जैसे आपने सेट तो कर दिया स्ट्रक्चर, लिटरेचर रिव्यू से आपने बता दिया कि ओके गैप्स फाइंड कर दिया, तो वो उसने स्ट्रक्चर सेट किया। बट आपने ढांचा तैयार कर लिया। फॉर एग्जांपल आयरन मैन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन मैन ने अपना सूट तो उसका डिजाइन रेडी कर लिया, बट उसको पावर कहाँ से मिलेगी? तो उसको जो पावर, उसका जो आर्क रिएक्टर है, उससे उसको पावर मिलती है। ठीक है। तो रिसर्च मेथोलॉजी अगर मैं देखूं, तो वो प्रोजेक्ट का टेक्निकल हार्ट है। ठीक है। सो और एक सबसे बड़ी बात, और ये सेक्शन अक्सर वो होता है जहां एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा में। तो अगर आपका ये सेक्शन काफी रेडी है, प्लस लिटरेचर जो रिव्यू था वो आपने अगर अच्छे से किया, और ये सेक्शन में आपका पकड़ रही, तो कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता। तो आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्टडी कैसी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है, या कॉजल है? तो इस पे हम एक अलग स्टडी वीडियो बनाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, या कॉजल है। सो फॉर एग्जांपल मैं कॉजल का बता दे रहा हूँ, या एक्सप्लोरेटरी का, कि आप कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या इम्पैक्ट करती है क्या? ठीक है। बट कॉजल कॉजल थोड़ा सा डीप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारे एनालिसिस मेथड यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एसपीएसएस एंड एक्सेल में बहुत सारे हमको रिग्रेशन हो सकता है। ठीक है। या काई स्क्वायर टेस्ट हो सकता है। तो हमको कॉजल एक रिलेशनशिप मिलता है कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, क्या फॉर एग्जांपल मैं जैसे दूध और ब्रेड, ठीक है, या अंडे और ब्रेड, ये चीजें यूजुअली लोग साथ में खरीदते हैं। ठीक है। तो कैसे पता चला कि ये साथ में खरीदते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने आज दूध की जो प्राइस है वो बढ़ा दी, मिल्क पैकेट की प्राइस बढ़ा दी, तो क्या इससे हम जो ब्रेड लोग लेते थे उस पर इम्पैक्ट आएगा क्या? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने दूध के पैकेट का प्राइस घटा दिया, तो क्या ब्रेड भी लोग खरीदेंगे? या फिर मान लीजिए, क्या दूध और ब्रेड का पैकेट आसपास स्टोर में रखने पे चीजें दूध और ब्रेड साथ में बिकेंगे, उनका जो सेल्स है वो बढ़ेगा क्या? तो वो कॉजल रिसर्च है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव, सो एग्जिस्टिंग सिचुएशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी क्या करता है? नए एरिया में इनिशियल स्टडी करता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला टीयर टू किया था, बट हमने क्या गांव में टेस्ट किया? क्या सोशल मीडिया, क्या इंस्टाग्राम, क्या गांव में उसका फर्क पड़ रहा है क्या? ठीक है। कॉजल, कॉज और इफेक्ट स्टेब्लिश करता है। ठीक है। सो मोस्ट जो, अगर सिंपल प्रोजेक्ट बताऊं बीबीए में, या फिर मोस्टली आपके फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर में जो एमबीए प्रोजेक्ट होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कल मैं बोल रहा था कि हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़ सकता है अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करें या कॉजल रिसर्च करें। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब ठीक है, सीखने के लिए सही है, क्योंकि आप पहले सीखेंगे कि होता क्या है प्रोजेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं प्रोजेक्ट्स, इसलिए हम अभी डिस्क्रिप्टिव पे फोकस रखेंगे। इसमें जो है ज्यादा एनालिसिस का पार्ट नहीं आता। बट हाँ, कुछ फॉर एग्जांपल आपके ग्राफ, सिंपल ग्राफ्स, ये सब एक्सेल में चीजें हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा, डेटा टाइप क्या है आपका? तो प्राइमरी डेटा है, लाइक आपने खुद कलेक्ट किया है प्राइमरी। अच्छा, एक और चीज समझिए, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा लोग समझ में नहीं आता। सेकेंडरी मतलब क्या? तो प्राइमरी मतलब जो आपने कलेक्ट किया है। ठीक है। आपने लोगों को फॉर्म भेजा है, आपने लोगों से फॉर्म भरवाया है, आप लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप फोन कॉल पे मान लीजिए बात कर लिए, या वीडियो कॉल पे आपने बात कर लिया, उनसे सर्वे फिल करवा लिया, इसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है।
सो क्या क्या हुआ, सर्वे हुआ, इंटरव्यू हुआ, एक और है ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, तो वो भी होता है प्राइमरी डेटा। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कोई आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पे गए, आपने डेटा किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया, डाउनलोड कर लिया, या फिर आपने किसी बुक से डेटा ले लिया, या फिर ऑलरेडी किसी ने जर्नल पब्लिश किया था वहां से डेटा ले लिया, कोई कंपनी के रिपोर्ट से डेटा ले लिया, या गवर्नमेंट डेटा ले लिया। ये सारा डेटा सेकेंडरी डेटा होता है, जो आपको नहीं मिला बट किसी और को मिला है, आप अपने यूज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। सो ज्यादातर अगर देखें तो प्रोजेक्ट दोनों यूज करते हैं, बट अगर मैं बात करूं बीबीए में प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं, या फिर एमबीए के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, या फिर हमें मतलब एमबीए में भी आपको यही बोला जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्राइमरी डेटा पे ही होना चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी डेटा से आपको और ज्यादा लर्निंग मिलती है। कि ओके, सेकेंडरी डेटा तो आपको पता है कि उन्होंने आपको डेटा दे दिया, मे बी आपका कौन सा एनालिसिस लगेगा, आपको एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। तो मार्क्स किस लिए दें, यूजुअली आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्राइमरी डेटा से ही बढ़ेगा। कि चलिए मान लीजिए कि आपको एक्सेल आई, तो कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या इंसाइट निकलेगा, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप खुद से प्राइमरी डेटा बनाते हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा के लिए हमको क्वेश्चनेयर होना जरूरी है, ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर आता है सैम्पलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यूअर या फिर कोई भी अगर मैं बात करूं, वो फोकस करता है कि आपका सैंपल साइज क्या था। अगर आपने बोल दिया 20 लोगों से, 20 तो आपके कॉलेज क्लास में ही होते हैं, तो आपने एफर्ट क्या करी, इवन उन्होंने क्या सीरियस डेटा भरा है। जैसे मान लो आपने अपने दोस्तों के पास गए, तो आपने मान लीजिए 20 लोगों को दिया, 20 लोगों ने रैंडमली यार चलो फिल करके दे दिया, और 20 से मान लो आपके पास भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्शन थे, तो उससे आपका जो इंसाइट है वो नहीं निकल के आएगा प्रॉपर। आपका जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज, उतना ज्यादा अच्छा आपका जो इंसाइट होगा वो निकल के आएगा। जैसे अब मान लो 100 करोड़ लोग हैं, बट आप 10 लोगों को देख के अगर आप कुछ इंसाइट बताते हो, वो 100 करोड़ पे नहीं फॉलो होगा ना। एटलीस्ट आपको मे बी 10 लाख या 1 करोड़, उस सैंपल साइज डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज है एमबीए में, अगर आप बीबीए के बच्चे हो, या फिर आप मे बी एमबीए करना चाहते हो, या फिर आप कहीं भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक और चीज बताता हूँ आपको, सैंपल साइज निकालने के भी फॉर्मूले होते हैं। व्हाट कुड बी अ गुड नंबर्स, कि सैंपल का कितना होना चाहिए जिससे कि आपका जो डेटा है वो सही आए, ठीक है। बट वो आगे चल के हम बात करेंगे कभी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सैंपलिंग की जो टेक्निक थी वो क्या थी, रैंडम थी, स्ट्रेटिफाइड थी, या कन्वीनियंस थी। रैंडम मतलब रैंडम आप चल रहे हैं, रैंडम लोगों से आपने बात कर लिया। कन्वीनियंस मतलब आपने अपने क्लासरूम में, या फिर अपने घर से, अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से, अपने रिश्तेदारों से बैठ के फॉर्म भरवा लिया। रैंडम कन्वीनियंस ये उनको नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है कि हाँ, आप जो टारगेट और आपने फाइनल किया था, फॉर एग्जाम्पल टीयर 1 अगर आपने लिखा है, तो टीयर 1 के लोगों से आपने किस एज ग्रुप से आपको चाहिए था डेटा, वो एज ग्रुप से आपने अगर फॉर्म फिल करवाया है। नॉट कन्वीनियंस, बट इफ यू आर सेंडिंग टू मल्टीपल पीपल, मे बी जो वो पर्सोना थे, वो डेमोग्राफिक जो आपने लिखा था, तब जाके आता है, ठीक है। एंड देन टारगेट रिस्पोंडेंट कौन थे, ठीक है, तो उनका जो डेमोग्राफिक्स है, डेटा है, वो आपको बताना पड़ेगा कि, ठीक है। सो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा 100 रिस्पोंडेंट थे, या 100 एमबीए स्टूडेंट थे फ्रॉम पुणे, या फिर फ्रॉम गुड़गांव, या फिर फ्रॉम मुंबई, एज 21 से 25। ये होता है कि आपको ऐसे नहीं लिखना कि 100 लोग थे। 100 एमबीए स्टूडेंट थे, या 100 पीपल थे जो गांव के, कौन से गांव से थे, या फिर कौन से शहर से थे, किस एज ग्रुप में थे वो, ठीक है। वो सब आपको बताना पड़ेगा। फोर्थ, डेटा कलेक्शन टूल। डेटा कलेक्शन टूल मीन्स आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो कैसे कलेक्ट किया। क्या आपने इंटरव्यू लिया था, या आपने सर्वे किया था। सर्वे किया तो क्वेश्चनेयर बनाया होगा, या इंटरव्यू लिया तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू किया होगा तो उसमें क्वेश्चन बनाया होगा।
या फिर आपने ऑब्जर्वेशन ली किया तो ऑब्जर्वेशन सीट बनाया होगा एक्सेल में या वर्ड में, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चनर यूज किया तो लाइकर्ट स्केल था या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ठीक है, वो क्वेश्चनर सब बताए थे जैसे कल, एनेक्सर में अटैच होना चाहिए, ठीक है, तो एनेक्सर में अटैच करो उसको, ठीक है। फिफ्थ, एनालिसिस मेथड, ठीक है, परसेंटेज का आप दिखा रहे हो, चार्ट दिखा रहे हो, नॉर्मल मतलब कितने लोगों ने क्या फील किया, कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कितने लोग खरीदना चाहेंगे, कितने लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, नॉर्मल परसेंटेज एनालिसिस, जो कि मोस्टली बीबीए या फर्स्ट सेमेस्टर एमबीए में यूज हो जाता है। अगर आप मार्केटिंग एनालिटिक्स स्टूडेंट हो या फिर आप मोर एनालिटिकल टूल यूज कर रहे हो, तो उधर आप जैसे फॉर एग्जांपल एसपीएसएस कर रहे हो, अगर आप एसपीएसएस टूल होता है तो काई स्क्वायर टेस्ट किए या कोरिलेशन किए, कौन सा कोरिलेशन यूज किए, जो भी यूज किया लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एसपीएसएस यूज किया, एक्सेल यूज किया, वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स, लिमिटेशन, आप बोल रहे हो अगेन, लिमिटेशन यहाँ पे भी आ गया। देखो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे भी हमको बताना पड़ेगा लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा, मान लीजिए गैदरिंग, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट था क्या कि 2 महीने ही या 10 दिन ही थे, सैंपल साइज लिमिटेड था आपको बताना पड़ेगा, या ज्योग्राफिकल स्कोप क्या थी आपकी, मान लीजिए आप दिल्ली शहर में ही आपने किया, ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा। यही लिमिटेशंस आगे चल के दूसरों के लिए लिटरेचर रिव्यू बन जाता है ना, कि आपके प्रोजेक्ट में ये वीकनेस थी, तो वो जो भी अगला जो करेगा वो दूसरे जगह, ठीक है, यूज कर लेगा आपका लिटरेचर रिव्यू। तो लिमिटेशंस लिखना एक और चीज है, वीकनेस नहीं लिखना है। तो ये ना आपकी एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है, इसको एग्जामिनर ना पॉजिटिविटी लाइक पॉजिटिवली नोट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बताना है कि आपको प्रोजेक्ट में वीकनेस क्या थी कि आपने अच्छे से नहीं किया, नहीं नहीं, आपको बताना है कि और बेटर क्या हो सकता था, तो उस वे में आपको लिमिटेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ, एंड आपने दिल्ली के लोगों से ही सैम्पलिंग करवाई है, तो मे बी ये अच्छा लगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है, बच्चे ने मेहनत करी है, 200 लोगों का मान लीजिए सैंपल उसने कलेक्ट किया है, तो ठीक है, बट आपको वीकनेस नहीं लिखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो है डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग, ठीक है। हम बात करेंगे एक सेक्शन, एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बताए थे जैसे कि डेटा एनालिसिस में क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे गलतियां क्या होती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, चार्ट पेस्ट कर दिया या टेबल पेस्ट कर दिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं, चलो आपने प्रोजेक्ट किया तो नंबर कटने के चांसेस यहाँ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं लिखा, आपने उसका इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा। तो 60% अगर देखे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जामिनर देखा कि एक पाई चार्ट लिखा है 60% रेस्पॉन्डेड एग्रीड, लेकिन स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखा, क्या मतलब है 60% का? आप कितना भी सिंपल चार्ट बनाइए, आपका उसका इंटरप्रिटेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, हर चार्ट के साथ 2-3 लाइन का इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए। 60% रेस्पॉन्डेंट ने एग्री किया कि सोशल मीडिया उनको परचेज डिसीजन का इन्फ्लुएंस करता है। सो ये इंडिकेट करता है कि डिजिटल मार्केटिंग का रोल एफएमसीजी सेक्टर में सिग्निफिकेंट है। आपका ऐसे एनालिसिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, हर फाइंडिंग को अपने ऑब्जेक्टिव से लिंक करना है। जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी चार्ट डाल रहे हो, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव वन था कि टू स्टडी द अवेयरनेस लेवल, जैसे अब मान लीजिए मैंने बोला था वहां पे कि आपका स्कोप में आपने लिखा था एक ही लाइन में कि आपको इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस जानना था टीयर 1 सिटी में फॉर जेनजी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो आपके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहला कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस था क्या, फिर टीयर 1 सिटी में था कितना है, जेंजी कितने हैं, तो कितने लोग जेंजी में इन्फ्लुएंस हुए हैं, ऐसा चार्ट आना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव 1 मान लो टू स्टडी द अवेयरनेस लेवल था, तो एनालिसिस 1 भी उसी पे फोकस होना चाहिए। तो आप समझिए 1 to 1 मैपिंग कर रहे हो ऑब्जेक्टिव से एनालिसिस तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्लियर हेडिंग्स यूज करना है। सो एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन 1 बोरिंग है, बोरिंग हेडिंग है। क्वेश्चन 1 क्या है मुझे थोड़ी पता है, मैं बार बार इधर से उधर प्रोजेक्ट में थोड़ी करते रहूंगा। आपको लिखना अवेयरनेस लेवल अमॉन्ग रेस्पोंडेंट,
ठीक है, इंफॉर्मेटिव हेडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन वन, टेंथ का बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पे आपको क्वेश्चन वन का ऐसे आपको बताना पड़ेगा हर एक का हेडिंग। ठीक है, 4 पॉइंट फाइंडिंग सेक्शंस में की इनसाइट समराइज करना है। तो वो जो है ये वो कंक्लूजन है जो डेटा से डायरेक्टली निकले हैं। शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट, शार्प, स्पेसिफिक, क्रिस्प, आपको ये फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आ जाता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, अब ये जो है ये एक तरीके से जैसे मैंने बताया था, कंक्लूजन क्या था, रिकमेंडेशन क्या था, वो आपको बताना पड़ेगा। कंक्लूजन ये था, कल मैंने जैसे आपको बताया था वीडियो में, कि वो आदमी या वो औरत महिला बीमार है। ठीक है, उनको टाइफाइड निकला है। रिकमेंडेशन में क्या दवा देनी है वो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंक्लूजन पे बात करते हैं। कॉमन जो मिसकंसेप्शन है कि कंक्लूजन और समरी सेम होते हैं, नहीं होते। समरी बताता है क्या हुआ, ठीक है, कंक्लूजन बताता है क्या मतलब है। ठीक है, कंक्लूजन में ये होना चाहिए कि योर की फाइंडिंग्स का सिंथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन का आंसर, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, हाँ या नहीं, और क्यों और कैसे, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, आपकी स्टडी का रियल वर्ल्ड मीनिंग क्या है, अगर प्रॉब्लम आया है तो उसका मतलब क्या है। और एक इंपॉर्टेंट रूल है, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन का कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक, कंक्लूजन में आप कंक्लूड करते हो कि क्या हुआ। ठीक है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन कॉपी करके कंक्लूजन में पेश कर देते हैं, तो वो नोटिस हो जाता है, वो नहीं करना। कंक्लूजन जो है फाइंडिंग के बेसिस पे लिखना होता है, फ्रेश और स्पेसिफिक। ठीक, अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस पे। रिकमेंडेशंस प्रैक्टिकल होनी चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, कंपनी शुड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, नहीं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कैसी होती है, कंपनी शुड इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड पोस्ट परचेज लाइक कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन, फॉर एग्जांपल टारगेटिंग कस्टमर इन टीयर 2 cities where response time is currently above 48 hours। अब आप समझ रहे हैं कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या फॉर एग्जांपल एक रिकमेंडेशन क्या होगा, कंपनी शुड इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड पोस्ट परचेज कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन targeting customer in tier 2 cities where response time is currently above 48 hours। ऐसा आपने अगर रिसर्च किया है उस पे आपका ये रिकमेंडेशन होना चाहिए कि क्या इंप्लीमेंट करना है, करना क्या है, दवा खानी है तो कौन सी दवा खानी है। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, डायरेक्ट जो है ना वो लिखा होना चाहिए, बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। और अगर पॉसिबल हो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन अलग अलग लिखें। ठीक है, कि अभी मान लो अगर कोई ऐसा तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें मान लीजिए शॉर्ट टर्म भी हो और लॉन्ग टर्म भी हो, तो वो अलग अलग आप रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। फिर आता है एक कंसल्टेंट इंसाइट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब मैं आपको ये पर्सपेक्टिव दूंगा जो कंसल्टेंट लेवल थिंकिंग से आता है। ठीक है, तो सिंस मैं ये मेरा 30 लाइक थर्ड ईयर खत्म हो रहा है जॉब में, सो आपको मैं वहां से अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ। सो जैसे मैंने बताया था, हर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट का ना एक क्लियर बिजनेस, एक ही प्रॉब्लम होता है जो सॉल्व करता है। सो हर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक क्लियर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सिर्फ एक, नॉट 5 नॉट 10, एक प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम वेग है, पूरा प्रोजेक्ट मतलब वो वेगनेस को कैरी करता रहेगा, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक, रिकमेंडेशन तक। ठीक है, दूसरा अगर मैं इनसाइड बताऊं, ऑब्जेक्टिव्स और मेथोडोलॉजी का अलाइनमेंट नॉन नेगोशिएबल है। जो आप ऑब्जेक्टिव जो आप कर रहे हो और जो आप मेथोडोलॉजी लिखे हो कि डेटा एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, वो नॉन नेगोशिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, ठीक है, आप ना कॉजल इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, कि अगर मैं दूध या मिल्क का प्राइस कम कर दिया एंड क्या एक का प्राइस बढ़ेगा, और आप नॉर्मल जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो वो ना नॉन निगोशिएबल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करना था ना आपको, आप एक्सप्लोर क्यों कर रहे हो, आप मतलब लोगों से फॉर्म फिल करवा रहे हो या सिंपल सा ग्राफ दे रहे हो, वो ना नॉन निगोशिएबल। ठीक है, आप जो स्टडी करना चाहते हो
और आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया है, ये दोनों चीजें परफेक्टली मैच करनी चाहिए। और आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया, वो भी मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो एग्जामिनर उसी टाइम पूछेगा आपने ये ऑब्जेक्टिव क्यों रखा है, अगर आपने ये मेथड चूज किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कॉजल कर रहे हो फिर एक्सप्लोरेटरी वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो क्या, कि पूरा प्रोजेक्ट ही 0 मार्क्स, ठीक है। थर्ड इंसाइट, फ्लो होना चाहिए। लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल फ्लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 120 पेजेस का आपने प्रोजेक्ट लिख दिया जो डिस्कनेक्टेड नहीं है, कभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो उसमें इंस्टाग्राम बता रहे हो क्या होता है, फिर फेसबुक बता रहे हो क्या होता है। तो आपको फेसबुक बताना ही नहीं था जब आप इंस्टाग्राम पर रिसर्च कर रहे हो, तो सोशल मीडिया आप एक्सप्लेन क्यों करना है, आपको सोशल मीडिया सबको पता है, बट आपको बताना था प्रॉब्लम कैसे आया। तो 120 पेज का प्रोजेक्ट डालने की क्या जरूरत है, ठीक है। जब वो 60 पेज के टाइटली स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से लिख सकते हो तो 120 पेज का क्यों लिखना। और हर सेक्शन का एक क्लियर पर्पस होता है, वो क्लियर पर्पस आपको डिफाइन करना होगा। और वो पर्पस ना प्रीवियस सेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हर एक स्लाइड आप समझ रहे हो, जैसे लिटरेचर रिव्यू किया तो गैप फाइंड किया, तो इस गैप को आप जो है करना चाहते हो, तो फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में आए कि वो गैप को आप कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, उसके पहले आपने स्कोप ऑफ द स्टडी डिफाइन करी है, ठीक है। फिर फोर्थ इंसाइट, ट्रीट योर प्रोजेक्ट एज योर फर्स्ट कंसल्टिंग असाइनमेंट। आप समझिए कि आपका एक कंसल्टिंग असाइनमेंट है, आप जो है वर्क कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट आया है कि आप उतने अच्छे से करिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी करना है कि हाँ इसको कंप्लीट करना है या फिर मार्क्स लेके आने हैं। मैंने वही बताया था कि सीरियस बच्चे अगर वो सीखना चाहते हैं तो समझेंगे करेंगे फिर होगा। ऐसा नहीं कि मार्क्स लेके आना है, ठीक है। एज a रियल बिजनेस प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, यू शुड बी हैंडलिंग योर प्रोजेक्ट लाइक दैट। मतलब ये रियल बिजनेस है, प्रॉब्लम था जो आप सॉल्व कर रहे थे, आपको ऐसे हैंडल करना है। सो सबसे, अगर मैं बताऊं हमारे कॉलेजेस के बच्चों का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोलूँ चेंज करना, तो माइंड सेट शिफ्ट करना। आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट लेवल पे ही चला जाता है अगर आप माइंड सेट शिफ्ट कर लेते हो कि यार ये प्रोजेक्ट को तो मैं करके ही रहूंगा, और ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से कनेक्ट करो, आपको मैं मेल आईडी दे रखा हूँ, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आपको बस माइंड सेट शिफ्ट करना है, ठीक है। फिर से मैं बोलूंगा, डोंट सबमिट प्रोजेक्ट, सबमिट स्ट्रक्चर्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम चलते हैं, तो अब मैं आप बोल रहा था कि जैसे आप एमबीए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसे ही कॉर्पोरेट में भी होता है। सो व्हाई दिस मैटर्स इन कॉर्पोरेट, ठीक है। सब एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो मोस्ट यूट्यूब चैनल्स नहीं बताएंगे आपको, या फिर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जैक्टली यही स्किल्स यूज होती है। एमबीए प्रोजेक्ट में आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हो, कॉर्पोरेट में आप बिजनेस प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करते हो। एमबीए प्रोजेक्ट में आप डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हो, कॉर्पोरेट में आप डेटा बैक्ड डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो आपको डेटा रहता है, आपको डेटा का आप अलग अलग तरह तरह मतलब जगह से डेटा आपने लिया और फिर आप डेटा बैक्ड डिसीजन लेते हो, ठीक है। एमबीए प्रोजेक्ट में आप स्ट्रक्चर रिपोर्ट लिखते हो, कॉर्पोरेट में आप क्या करते हो, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हो वो रिपोर्ट, ठीक है। एमबीए प्रोजेक्ट में आप रिकमेंडेशन देते हो, कॉर्पोरेट में आप एक्शनेबल स्ट्रेटेजी प्रपोज करते हो। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, सब पे भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। फिर एमबीए प्रोजेक्ट में वाइवा डिफाइन करते हैं, मतलब डिफेंड करते हैं, ठीक है, वाइवा होता है। कॉर्पोरेट में स्टेक होल्डर के सामने प्रेजेंट करते हो आप, वहां घंटों घंटों, वहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे प्रेजेंटेशन चलते रहते हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने ही पड़ते हैं, ठीक है। और हर एक स्किल ना एग्जैक्ट सेम है। अगर आप बोलो कि एमबीए, मान लो बीटेक किया आपने फिर आप एमबीए आ गए, दोनों में अंतर क्या था, अगर आप अभी भी पाइथन सीख रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल अभी भी आप कोडिंग सीख रहे हो, टैबलू सीख रहे हो, ठीक है, ये तो डेटा एनालिसिस टूल है, ये आपको सीखना ही है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक एमबीए स्टूडेंट के लिए कि प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, जिसमें आप प्रेजेंटेशन स्किल में आपका एनालिसिस, आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, आप कैसा कर रहे हो, सब कुछ वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है।
जो लोग कॉलेज प्रोजेक्ट को सीरियसली लेते हैं ना, वो कॉर्पोरेट में एक फंडामेंटल एडवांटेज के साथ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर थिंकिंग। सॉरी, मैं पॉज ले लिया था एक। और जैसे मैं बात कर रहा था कि स्ट्रक्चर थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर थिंकिंग इज व्हाट सेपरेट्स एवरेज एम्प्लॉयज फ्रॉम हाई परफॉर्मर्स। ठीक है, तो वो जो हैबिट है वो अभी से बिल्ड करना शुरू करो आप कॉलेज प्रोजेक्ट से ही। ठीक है। सो आगे चल के हम बहुत सारे सेक्शंस पे हम बात करेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट का मैं आपको सैंपल लिखे दिखा दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, सैंपलिंग कैसे होती है, सैंपलिंग मेथड क्या होते हैं, हम सब पे ही एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको आपका प्रोजेक्ट रिव्यू कराना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। बाकी कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन में पहले कवर कर दूं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेल आईडी पे। ठीक है। बाकी थैंक यू गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड आप हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो एंड सपोर्ट करो, एंड ऐसे ही मैं आपको भी सपोर्ट करते रहूंगा। थैंक्स वंस अगेन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।